हेलो एवरीवन, वेलकम टू T10 स्टडी। इस वीडियो में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा प्रत्येक साल मॉडल पेपर के रूप में जारी किया जाता है। इस बार भी जारी किया गया है ताकि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाएँ और इसके हिसाब से तैयारी कर पाएँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स ग्रो करें। तो यदि आप एग्ज़ाम में मार्क्स ग्रो कराना चाहते हैं तो इसमें जिस तरीके का पैटर्न दिया गया है उसको फॉलो करें और अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स लाएँ। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट होता है ये वीडियो आपके लिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपका कोई रिलेटिव इस बार 10th का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, उसके पास शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो इस वीडियो से लाभ ले पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, पौधे में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, वो होता है फ्लावर, यानी कि फूल। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो फूल जो है वह पौधे का प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जहाँ तक मैं फूल की बात करूँ तो फूल में एक नर भाग और एक मादा भाग पाया जाता है। नर भाग को स्त्रीकेसर या जायांग कहा जाता है, जिसके 3 भाग होते हैं। सबसे टॉप वाले पार्ट को कहा जाता है वर्तिकाग्र, उसके बाद जो आता है वर्तिका, और सबसे बॉटम वाले पार्ट को कहा जाता है अंडाशय। ठीक है, और इसी अंडाशय में अंडाणु या बीजांड का निर्माण होता है जो कि बीज के रूप में कन्वर्ट होता है और नए संतति को जन्म देता है। लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, और वो जो पॉलिनेशन होता है वो परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो परागकण क्या है? तो ये नर युग्मक है जो बनता है पुंकेसर के परागकोश में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात आएगी तो प्रकाश संश्लेषण का सीधा सा मतलब होता है कि उन सभी जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी जिनमें हरित लवक पाया जाएगा। जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे पौधे में। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो देखो, जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए 4 कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है, जिनमें आपका ज़रूरी है सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खुद हरित लवक। तो यहाँ पर कहा गया है ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है जल से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो देखो, जठर ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये अमाशय में पाई जाती है। अमाशय का जो आंतरिक दीवार होता है वह जगह जगह अंदर की ओर धंसी होती है और एक ग्रंथि के जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, और इन ग्रंथियों से रस स्रावित होता है और उस रस को कहा जाता है जठर रस। ठीक है, तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो देखो, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है आपका। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? सबसे पहली बात कि श्वसन जो होती है उसके लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उस श्वसन को कहा जाता है वायवीय ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो उसे कहा जाता है अवायवीय या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो इथाइल अल्कोहल उसी परिस्थिति में जब बनेगा जब ऑक्सीजन एब्सेंस होगा। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल बनेगा अवायवीय श्वसन में। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो देखो, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, और इसी से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, जो शरीर की लंबाई या यूँ कहें कि हड्डियों और मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। मान लो कि अगर बाल्यावस्था में ही किसी के शरीर से यानी पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव बंद हो जाए
तो उसकी हड्डी या फिर मांसपेशियों का विकास रुक जाएगा, जिसके कारण उसके शरीर जो है वह बौना पड़ जाएगा। तो बौनापन जो होता है यह वृद्धि हार्मोन की कमी के वजह से होता है। कब? जब पीयूष ग्रंथि सक्रिय नहीं होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब बात आती है पीयूष ग्रंथि तो शरीर के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो वो प्रेरित करता है हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे है पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, पौधे के वायवीय भागों से जब जल का ह्रास होता है तो इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घेघा रोग पनपता है। तो देखो, घेघा रोग जो होता है वो बेसिकली होती है आयोडीन की कमी के वजह से। क्यों? क्योंकि देखो, घेघा रोग जो होता है वह थायराइड ग्लैंड के सामान्य से अधिक बड़ा हो जाने के कारण होता है। चूँकि थायराइड ग्लैंड में बनता है थायरोक्सिन हार्मोन, और उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए ज़रूरी है आयोडीन। ठीक है, और अगर आयोडीन की आपूर्ति कम हो जाए या आयोडीन की मात्रा कम जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड पर थायरोक्सिन के स्राव के लिए ज़्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, अपना आकार बढ़ा लेगा। और जब थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है तो इसी को हम कहते हैं घेघा रोग, या फिर ग्वाइटर रोग इंग्लिश में इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली घेघा रोग या ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में देख लो, लिखा है रक्त की कमी से। तो रक्त की कमी से होता है एनीमिया। या तो आपसे पूछ देगा रक्त की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी। तो रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। लेकिन आयोडीन की कमी से घेघा रोग। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप होता क्या है? रक्तचाप का सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करती है तो उनके द्वारा जो सिरा या धमनी होता है उनके ऊपर प्रेशर डालना। तो जो प्रेशर होता है इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। और अगर बात करें एक हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर तो वो होता है 120/80 mmHg। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है बेसिकली वो होती है पौधे में। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो जो आपका तिलचट्टा है इसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है रक्त क्या है? तो रक्त जो है वो एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। तो कोशिका आप गलती से भी जवाब मत देना, क्या देना? उत्तक। नेक्स्ट है मूत्र का रंग किस वर्ण के कारण पीला होता है? ठीक है, तो देखो, मूत्र में एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। क्या? यूरोक्रोम। और इसी यूरोक्रोम के वजह से क्या होता है, मूत्र का जो कलर होता है वो होता है पीला। आगे है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन में देखा जाए तो केंचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो देखो, शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो होता है लीवर के अंदर। ठीक है, और इन्हीं लीवर के माध्यम से जो है वह शरीर के जो रक्त होते हैं उनमें यूरिया प्रवेश करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो DDT इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव आवर्धन कहने का मतलब होता है हमारे शरीर में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का सांद्रण। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो फूड पार्टिकल्स में हो या फिर मेडिसिन के रूप में हो, तो ये हमारे शरीर में स्टोर होते रहता है। और ये जितने भी आपका पारिस्थितिक तंत्र के जो अवयव होते हैं, पोषी स्तर होते हैं, उन सभी में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखो,
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की बात कर लें तो सबसे पहला आता है उत्पादक। जो जितने भी हरे पौधे हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। चूँकि इन्हीं उत्पादक को शाकाहारी जीव खाते हैं, इसीलिए शाकाहारी जीव को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। और शाकाहारी जीव को खाएगा मांसाहारी, तो मांसाहारी को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो शाकाहारी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो देख लो, कुआं, नदी, तालाब और समुद्र। इन सभी में जो ऑप्शन नंबर ए है कुआं, ये भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो देखो, प्राकृतिक चुनाव कहने का मतलब होता है कि देख लो भाई, ज़िंदगी सबको मिली है और सभी चाहता है ज़िंदा रहना, लेकिन ज़िंदा वही रह सकता है जो अपने काम के प्रति जिम्मेवार हो, या यूँ कहें कि ज़िंदगी में संघर्ष करने के लिए एकदम आगे रहे। क्योंकि हर कोई चाहता है, अब अभी ही देख लो, बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, है ना, लेकिन उस कंपटीशन में सिलेक्ट कौन होते हैं? जो सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा अव्वल होते हैं। आप रनिंग में ही देख लो, सबसे टॉप पे कौन आते हैं? जो बेहतर रनर होते हैं, है कि नहीं? तो बेहतर रनर होते हैं, बाद बाकी सारा का सारा जो उसमें आता है खिलाड़ी, वो सारा का सारा पराजित होकर के बाहर हो जाता है। तो चूँकि उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, सभी तो चाह रहे थे जीतना ही, लेकिन जीते कौन? जिसमें दौड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा थी। तो इसी को कहा जाता है प्राकृतिक चुनाव। हमारा जो लाइफ है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, और इस दुनिया में वही जीव जिंदा रह सकता है जिनमें संघर्ष करने की क्षमता हो, प्रकृति के हिसाब से बदलने की क्षमता हो और सर्वाइव करने की क्षमता हो। तो ये जो प्राकृतिक चुनाव या प्राकृतिक वरण का जो थ्योरी है, यह किसने दिया था? तो ये थ्योरी दिया था आपका डार्विन ने। इसीलिए इसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखो, इससे पहले मैंने तुरंत कहा था अभी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, इकोसिस्टम की अगर बात करें तो उसमें उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। क्योंकि उस इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारा का सारा डिपेंड इन्हीं पर होते हैं पोषण के लिए। तो हरे पौधे को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। आगे है, अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण होता है LH हार्मोन। ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो देखो, लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं अग्न्याशय में। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ डिटेल बता दूँ, अग्न्याशय जो होता है, इनमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, और यह 3 प्रकार के सेल से बना होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बीटा सेल। चूँकि बीटा सेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बीटा सेल से ही सेक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यह शरीर में चीनी के लेवल को बढ़ने नहीं देता है। अगर मान लो कि इंसुलिन का लेवल घट जाए तो क्या होगा? चीनी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाएगा, और जैसे ही चीनी का लेवल बढ़ जाएगा तो हम उसे कहेंगे चीनी की बीमारी, और इसी को विज्ञान में कहा जाता है मधुमेह। तो मधुमेह का कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी का होना, या यूँ कह लें चीनी के स्तर का बढ़ जाना, या ग्लूकोज के स्तर का बढ़ जाना। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? अग्न्याशय में। ठीक है, और लैंगरहैंस के बीटा सेल से सेक्रेट होता है इंसुलिन, जो कि चीनी के लेवल को मेंटेन करता है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो देखो, मैंने अभी तुरंत कहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन का निर्माण होता है उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? आयोडीन का होना ज़रूरी है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो भाई ये आपको देखने को मिलेगा न्यूरॉन में। कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूरॉन में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? वज़न क्या होता है? तो याद रखना है 1200 से 1400 ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त जो लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है?
आगे है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और पीछे के ये काफ़ी बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। आगे है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण के जैसा। और उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब और छोटा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला होना किस घटना का कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी होती है भाई 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पूछेगा तो उसका कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आपका जहाँ तक मन वहाँ तक देख लो। अनंत हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि महत्तम दूरी, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आगे है किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो भाई क्षमता के लिए D = 1/f होता है। चूँकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया है तो f के जगह पर आप डाल दो 50 सेंटीमीटर, यानी कि D = 1/50। ओके, कितना? 1/50। और एक चीज़ और याद रखना है कि जब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया जाए तो 1 को 1 नहीं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो यहाँ भी आ जाएगा 100 और जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब चूँकि देखना है कि लेंस है उत्तल, तो उत्तल लेंस का जो होता है पावर वो होता है प्लस में, तो +2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। तो ये तो भाई किया जाता है किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, यानी पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है ना? कितने नियम है? 2 नियम है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में दोनों नियम को लिख के बताओ। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो भाई फोटोग्राफी कैमरा का है या आँख का है? कौन होगा? उत्तल लेंस। ए करेक्ट आंसर होगा। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो देखो, यदि एक अवतल दर्पण है और इस पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। अब भाई एक वर्णी है, एक वर्णी कहने का मतलब एक ही रंग का है, तो टूटेगा तो नहीं, वर्ण विक्षेपण तो कतई नहीं होगा। ठीक है, और एक वर्णी है ना, तो विचलन भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या नहीं होगा? सॉरी विचलन तो होगा, अपवर्तन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।